ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। वार्षिक राशिफल मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का ये पूरा 2023 कैसा बीतेगा, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आज यानी जो आज का एपिसोड है, इसमें केवल मेष लगन वाले जातकों का ये पूरा साल कैसा बीतेगा, वर्षफल हमें समझना है। देखिए, वर्षफल की अगर हम गणना करना चाहते हैं एक्चुअली में, तो ये गणना केवल गोचर का प्रभाव है। गोचर क्या होता है? जब भी प्लैनेट ट्रांजिट करते हैं उसको गोचर कहते हैं। तो ये केवल गोचर का परिणाम है। एक्चुअली आपका जो बर्थ डिटेल के अकॉर्डिंग जो वर्षफल बनता है वो आपकी जन्म तिथि के आसपास जब सूर्य का लॉन्गिट्यूड उतना ही हो जाता है जितनी आपकी लगन कुंडली में होती है, उस समय एक वर्ष लगन बनता है। और उस वर्ष लगन के हिसाब से ये प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि ये जो साल होगा वो कैसा आपके लिए बीतेगा। और उसके लिए मुंथा निकालते हैं, मुंथेश की गणना की जाती है। साथ में पंच अधिकारियों का चयन होता है, त्रिपाती चक्र बनाया जाता है। काफ़ी है, मतलब अगर मैं वर्ष लगन पर बोलने बैठूं तो पूरा लंबा लेक्चर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जो हम यहाँ पर वर्ष की बात कर रहे हैं वो 2023 की बात कर रहे हैं, अंग्रेजी वर्ष की बात कर रहे हैं। और वीडियो थोड़ा डिले में ज़रूर प्रस्तुत हो रहा है, लेकिन जो मैं जानकारी यहाँ पर देने जा रहा हूँ वो आपके लिए सटीक है और आप इसको लगन के आधार पे देखिएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेष लगन वाले जातकों का ये पूरा साल कैसा बीतेगा 2023। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए मैं चार्ट यहाँ से मेष का स्टार्ट करता हूँ। ये मेष लगन आपको दिखाई दे रहा होगा, 1 नंबर लिखा है इसलिए मेष लगन है, नंबर 1। अब पॉइंट टू पॉइंट देखें, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं होंगी इस साल। ऐसा नहीं होगा कि एक घटना होगी, कई महत्वपूर्ण घटनाएं होने वाली है, प्रत्येक लगन पर होगा। मेष लगन वाले जातकों के लिए इस वीडियो में या किसी भी लगन वाले जातकों के लिए जो वीडियो है उसमें सबसे पहले विचार हम आपके लगन पर ही करेंगे। आपका लगन मतलब आप खुद, आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपका लगन बताएगा। लगन की पोजीशन, अगर हम मेष लगन की बात करते हैं तो आपका लग्नेश कौन होता है? मंगल होता है, ये आप लोगों को पता होगा। तो मंगल का जो राशि परिवर्तन होगा जब जनवरी फरवरी की बात किया जाए, जनवरी फरवरी में मंगल इसी पोजीशन पर रहेंगे, लग्नेश होकर धन स्थान पर रहेंगे। ये सेकंड हाउस धन का होता है। आपके पास कितनी संपत्ति है केवल हम इस वाले चार्ट को देखकर, इस वाले स्थान को देखकर और इसके करस्पॉन्डिंग जो वर्ग कुंडली बनती है, होरा चार्ट बनता है, वहां से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। फिलहाल ये जो द्वितीय भाव में मंगल रहेंगे, हम आपके लग्नेश के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? लग्नेश आप खुद होते हैं, आप पर क्या प्रभाव होगा तो आपका लग्नेश कैसे कैसे मूव करेगा उसको जानना जरूरी है। तो लग्नेश का जो मूवमेंट होने वाला है, जनवरी फरवरी की बात अगर किया जाए, केवल जनवरी फरवरी 2 मंथ की बात किया जाए, तो जनवरी फरवरी में लग्नेश आपका यही द्वितीय भाव में रहेगा और धन स्थान पर ये बैठेगा। तो धन कैसा रहेगा? अब आप बताइए, आपकी बॉडी धन में जाकर बैठ गई, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? आप जहां जा रहे हैं वो तो शत्रु का घर है। सपोज कीजिए कि मंगल यहाँ जा रहा है और वो अपने शत्रु राशि में जा रहा है, मतलब वो अनकंफर्टेबल महसूस करेगा। और जब कंफर्टेबल महसूस नहीं करेगा तो धन के संचय होने में भी दिक्कत होगा। तो जनवरी फरवरी में मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि धन नहीं आएगा, धन बहुत आएगा, ये कन्फर्म है। लेकिन संचित धन, द्वितीय भाव से जो है हम संचित धन देखते हैं, यानी कितना पैसा हम बचा कर रख सकते हैं उसको देखा जाता है। तो ये कन्फर्म है कि जनवरी फरवरी में धन को लेकर कुछ रुकावटें रहेंगी, क्योंकि आपका जो धनेश है वो शुक्र ग्रह है और आपका मार्ग ग्रह भी है। और जब जनवरी फरवरी की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो शनि के साथ रहेगा, या तो दशम स्थान पर रहेगा या तो ये एकादश स्थान पर शिफ्ट होगा। तो ये दोनों ही कंडीशन में आपका धनेश 10th हाउस में जाकर बैठा है, यानी आपके कार्य व्यवसाय में शनि के साथ भी युति कर रहा है। शनि हर काम को क्या करते हैं? विलंब कराते हैं। तो धन का जो संचय रहेगा वो विलंब रहेगा। धन आएगा, ये मैं कन्फर्म हूँ कि धन आएगा, लेकिन वो धन जो रहेगा उसमें थोड़ा विलंब अवश्य रहेगा, ये कन्फर्म हो। इसके अलावा बाकी चीज़ें क्या होंगी? सबसे पहले स्वास्थ्य की बात देखते हैं। आप पहले 2 मंथ में यानी जनवरी फैब में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा? तो स्वास्थ्य के लिए देखा जाए तो स्वास्थ्य का जो
मालिक है, जो डिपार्टमेंट आपके चार्ट में दिया गया है, वो 6 नंबर आप देख रहे हैं लिखा है, अर्थात बुध को दिया गया है। बुध का गोचर जनवरी में लगभग यहाँ पर नवम भाव में ही रहने वाले हैं और इसके बाद ये दशम भाव में गोचर करेंगे। तो जनवरी फरवरी में गुप्त शत्रु थोड़े से ज़्यादा बढ़ सकते हैं, लेकिन प्रारंभिक जो 1 महीना रहेगा अर्थात पूरे जनवरी का, उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता हुआ मैं नहीं देख पा रहा हूँ, ना ही शारीरिक परेशानी बहुत ज़्यादा दिख पा रही है मुझे, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं दिख रही, क्योंकि ये बुध भले छठवें घर का है, भले ही ये छठे घर का मालिक है, लेकिन फिर भी भाग्य स्थान पर जाकर बैठा है और भाग्येश बुध सूर्य के साथ बुध आदित्य योग का फॉर्मेशन करके खुद अपने घर को देख रहा है, इसलिए मान पद प्रतिष्ठा बढ़ा देगा ये। अगर लीगल, क्योंकि छठवां घर से केवल रोग को नहीं देखा जाता है, इससे लीगल केसेस को भी देखा जाता है, साथ में कंपटीशन को भी देखा जाता है। अब कंपटीशन का मालिक खुद आपके नाम पद प्रतिष्ठा को बढ़ा रहा है, तो विद्यार्थी वर्गों के लिए अच्छा है इस समय, यानी जनवरी फरवरी की केवल 2 मंथ की अगर मैं बात करूं, तो इसमें आपका जो रोग है वो कम रहेगा, धन संचित होने में थोड़ी परेशानी जरूर होगी, लेकिन धन आएगा और मान पद प्रतिष्ठा बढ़ना, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में आपको सफलता मिलना, ऐसा चार्ट में मैं पूरे तरीके से देख पा रहा हूँ। लेकिन धन का जो फ्लो रहेगा थोड़ा स्लो होगा, क्योंकि शनि के साथ आपका धनेश जो है वो स्लो काम करेगा और साथ में आपका लग्नेश भी शत्रु राशि में रहेगा। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन जो बन रहे हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं कि जनवरी फरवरी में, मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूँ, पहले 2 मंथ का जो टाइम रहेगा उसमें धन आएगा, लेकिन थोड़े विलंब में आएगा। कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में सफलता भी मिलेगी, मान पद प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, ये सारी चीज़ें एकदम चार्ट में स्पष्ट है। लेकिन जनवरी में ऐसा परिवर्तन होने वाला है, जो शनि आपको यहाँ पे मकर में दिखाई दे रहे हैं, ये जो 10 नंबर में आपको शनि दिखाई दे रहे हैं, ये 17 तारीख को राशि परिवर्तन करके ये पहुंच जाएंगे अपने मूल त्रिकोण राशि में। अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे, तो ये अपने मूल त्रिकोण राशि में चले जाएंगे और जब ये अपने मूल त्रिकोण राशि में जाएंगे तो निश्चित रूप से ये जो टाइम रहेगा आपके लगन पे नीच दृष्टि डालने के कारण थोड़ा परेशानियों वाला समय स्टार्ट करा देंगे। शरीर पे पिंपल्स का निकलना, शरीर को कष्ट होना, किसी प्रकार का मानसिक तनाव बढ़ जाना, ये सभी मेष लगन वाले जातकों को लगभग होगा। हाँ, अगर आपकी दशा अच्छी चल रही है, आपका समय अच्छा चल रहा है, तो उस कंडीशन में ये प्रभाव थोड़ा कम रहेगा, लेकिन भले ही एक दिन के लिए ऐसा हो, लेकिन ऐसी घटना जो है शनिदेव यहाँ पर गोचर में एटलीस्ट ये कर रहे हैं, जो कि मेष लगन वाले जातकों के लिए, क्योंकि बॉडी पे, आपके शरीर पे नीच दृष्टि डाल रहे हैं। अब शरीर पे नीच दृष्टि का क्या मतलब हुआ? मतलब आपको नीच दृष्टि से देखना चाह रहे हैं शनिदेव। अब जब आपकी बॉडी को नीच दृष्टि से देखेंगे तो निश्चित रूप से शरीर को कष्ट देना, और शरीर को कष्ट देने का मानसिक कष्ट भी हो सकता है, शारीरिक कष्ट भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट फरवरी में मैं ज़रूर देख रहा हूँ कि ये जो शारीरिक कष्ट है वो स्वास्थ्य को लेकर, जनवरी और फरवरी दोनों में स्वास्थ्य को लेकर नहीं होगा, किसी और चीज़ को लेकर हो सकता है। शरीर में किसी प्रकार की परेशानी हो सकती है, लेकिन वो रोग के कारण नहीं होगी, मानसिक तनाव के कारण हो सकती है, चोट चपेट लगने के कारण हो सकती है, लेकिन स्वास्थ्य जो रहेगा कंपैरेटिवली ठीक रहेगा। अब यहाँ पर जनवरी फरवरी वाली जो कंडीशन रहेगी, ये बृहस्पति देव आपके 12th हाउस में ही रहने वाले हैं, तो जनवरी फरवरी में लगभग एक लाइन में अगर मैं कहता हूँ ये पूरा जनवरी फरवरी कैसा जाएगा, तो धन आएगा, थोड़ी कठिनाई होगी लेकिन धन आएगा। संचित धन को शनि दृष्ट कर रहा है, इसलिए इसकी टेंडेंसी जो रहेगी वो धनेश शनि के साथ बैठा, और लगभग जनवरी में 17 जनवरी तक तो साथ रहेगा, उसके बाद शनि का राशि परिवर्तन होगा, लेकिन शुक्र भी पीछे पीछे इनके पास पहुंच जाएंगे। तो ओवरऑल कंडीशन यही बन रही है कि संचित धन में थोड़ी सी परेशानी, रुकावट के बाद ही काम बनेगा, लेकिन स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता यहाँ पर मिलेगी। कॉम्पिटिटिव केसेस या लीगल केसेस अगर कहा जाए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सफलता मिलना और लीगल केसेस में सफलता मिलना, ये सभी जनवरी फरवरी में मैं स्पष्ट रूप से देख पा रहा हूँ। अब आगे की कहानी देखते हैं क्या क्या हो सकती है, क्योंकि जनवरी फरवरी के बाद जो ये लगन है आपका, यानी मेष लगन की बात करें, तो अब हम बात करते हैं सीधे जो इनका राशि परिवर्तन होगा आपके लग्नेश का, सीधा मार्च में होने वाला। तो मार्च का चार्ट मैं ओपन कर लेता हूँ। तो मार्च का चार्ट आपको अभी दिखाई देगा, ठीक है। आप यहाँ देख रहे होंगे कि लगन लिखा हुआ है 1 और
जो महीना लिखा हुआ है वो मार्च का लिखा हुआ है, यानी मार्च के महीने की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो मार्च में बेसिकली क्या होगा, मंगल यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। अब कब शिफ्ट होंगे, डेट याद रखिएगा, 13 मार्च को शिफ्ट होंगे। आपकी बॉडी मेहनत में चली जा रही है, आपका लग्नेश पराक्रम स्थान पे जा रहा है, और आपको पता होना चाहिए मंगल पराक्रमेश तृतीय भाव के कारक भी होते हैं, और लग्नेश पराक्रम स्थान पे चले जाए तो छोटे भाई बहनों को फायदा, आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होना, और साथ में हार्ड वर्क ज़्यादा बढ़ जाएगा। आउटपुट आएगा ज़्यादा नहीं, लेकिन हार्ड वर्क आपका ज़्यादा बढ़ेगा। मतलब आप जो मेहनत कर रहे हैं, मेहनत डबल हो सकती है, लेकिन उसका जो आउटपुट होगा बहुत ज़्यादा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि बाकी ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। धन, फिर भी मैं कह रहा हूँ धन आएगा, धन में कोई परेशानी मुझे अभी भी दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन इस महीने के प्रारंभ में संचित धन की फिर मैं बात करता हूँ। आपका जो धन का जो मालिक है फिर 12th हाउस में चला जाएगा। अब ये 12th हाउस में जाने के बाद क्या होगा, आपके धन में कमी होने लगेगी, अर्थात किसी ना किसी प्रकार का, चाहे आपके ट्रैवलिंग का कॉस्ट निकल के आ जाए, चाहे वो परिवार में किसी से दूरी बन जाए, किसी ना किसी प्रकार के हॉस्पिटलाइजेशन पे खर्च हो जाना। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, स्वास्थ्य में कोई मुझे परेशानी नहीं दिखाई दे रही है इस 2 मंथ में भी, क्योंकि लगभग कहा जाए तो मार्च में, अप्रैल में मंगल आपके यहीं पे रहने वाले हैं। बाकी ग्रहों की स्थिति भी, बृहस्पति जैसे बड़े ग्रह, बृहस्पति है, शनि है, राहु केतु, सबकी पोजीशन लगभग सेम रहेगी। और जो चेंजिंग होगा वो सूर्य का चेंजिंग होगा, और सूर्य जो है बुध के साथ ऑलरेडी यहाँ पर बैठे रहेंगे। सूर्य बुध का जो ये योग बन रहा है वो आपके लिए एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। तो अगर मैं कहता हूँ जनवरी फरवरी से कंपैरिजन करता हूँ मार्च अप्रैल में, तो मार्च अप्रैल में पॉजिटिव चीज़ें क्या होंगी, मान पद प्रतिष्ठा आपकी पहले से भी बढ़ेगी, आपको मेहनत पहले से ज़्यादा ही करना पड़ेगा। आउटपुट मैं कम क्यों बोल रहा हूँ, आउटपुट इसलिए कम बोल रहा हूँ क्योंकि आपका जो पैसा वो टिकने वाला नहीं है। वो पैसा जो है सीधा धन को लेकर विदेश में जाकर बैठ गया, तो हो सकता है परिवार को लेकर विदेशों पर खर्च, किसी ना किसी प्रकार का खर्च जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और साथ में कुछ ही दिनों में, जैसे मार्च है, फिर 14 मार्च के आसपास जब सूर्य का भी राशि परिवर्तन होगा, तो इस घर का जो मालिक है, यानी आपके शिक्षा संतान का जो मालिक है, वो भी विदेश में चला जाएगा, यानी ट्रैवलिंग वाले पोजीशन पे द्वादश में चले जाएंगे। तो मार्च अप्रैल में मुझे खर्च ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, मेहनत भी ज़्यादा है, खर्च भी ज़्यादा है, ट्रैवलिंग भी यहाँ पे ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे माइंड से पहले से प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा कि मार्च अप्रैल में थोड़े खर्च यहाँ पर बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य की बात हमेशा मैं प्राथमिकता पर रहता हूँ, स्वास्थ्य को लेकर अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी यहाँ पे नहीं दिख रही है, लेकिन जिनके स्किन सेंसिटिव है उनके लिए ये समय थोड़ा सा पीड़ित करने वाला हो सकता है। बाकी आपकी क्या दशा चल रही है उस पर ज़्यादा डिपेंड होगा। लंबी दूरी की यात्राएं इस ड्यूरेशन में आपकी रह सकती है। इसके अलावा हम बात अगर करते हैं, देखिए समझाने के लिए तो मैंने बहुत सारे टॉपिक सोच रखे थे समझाने के लिए, लेकिन वीडियो का ड्यूरेशन लंबा हो जाता है। ये अप्रैल का है, तो हमने मार्च अप्रैल दोनों की बात कर लिया है। देखिए अप्रैल में भी मंगल आपका लग्नेश यहीं पर बैठा हुआ है। इसके बाद हम बात करेंगे अगले 2 मंथ का, अर्थात मई और जून कैसा बीतेगा। तो देखिए मई और जून में, मई का अगर आप चार्ट देखिएगा तो 10 मई एक ऐसा डेट होगा जहाँ पे मंगल फिर राशि परिवर्तन करेंगे। मंगल जहाँ आपको 3 नंबर के दिखाई दे रहे हैं, ये राशि परिवर्तन करके इस पोजीशन पे चले जाएंगे जहाँ पे 4 नंबर आपको दिखाई दे रहा है। अब ये 4 नंबर के जो मंगल रहेंगे वो नीच के मंगल कहलाते हैं, लेकिन आप लोगों को पता होगा कि मंगल नीच के जनरली नहीं होते हैं, क्योंकि कभी ना कभी चंद्रमा से उनका नीचभंग होता रहता है। नीचभंग का एक बड़ी कॉमन रूल है, अगर कोई ग्रह चंद्रमा से केंद्र में आ जाए तो नीचभंग राज्यों का फॉर्मेशन करता है। तो सभी ग्रहों में केवल मंगल एक ऐसा ग्रह है जिसका नीचभंग होता ही रहता है, उसको आप परम नीच आप कह ही नहीं सकते हैं 100% कि वो नीच का होगा, नीच का होने के बाद भी उसका नीचभंग हो जाता है। तो इस पोजीशन में थोड़ी परेशानी ज़रूर रहेगा, क्योंकि लग्नेश नीच का रहेगा। अगर चंद्रमा ने नीच भंग नहीं किया उस समय परेशानी होगी, या किसी और मेथड से ये नीच भंग नहीं हो रहा है तो परेशानी होगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर यही देखना है कि इस ड्यूरेशन में, जब 10 मई से लेके पूरा 18 अगस्त तक का डेट है, 10 मई से लेके 18 अगस्त तक किसी प्रकार का निवेश प्रॉपर्टी के लिए नहीं कीजिएगा। अगर प्रॉपर्टी में निवेश करेंगे इस समय तो बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी। इसके अलावा बाकी
जो ग्रहों का योग बन रहा है, आपने रेड अलर्ट वाले वीडियो में देखा होगा, मैंने स्ट्रिक्टली बताया हुआ है कि ये टाइम किसी भी लगन वाले जातकों के लिए, केवल 2 लगन मैंने बोला था बड़ी अच्छा रहेगा, एक वृषभ के लिए, एक वृश्चिक के लिए, बाकी सभी लगन वाले जातकों के लिए टाइम थोड़ा टफ रहने वाला है। अब ये टफ क्यों रहेगा इसको समझिएगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये इसी लगन पर है, आपकी बॉडी पर है। क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि सूर्य भी है, बुध भी है, राहु भी है, बृहस्पति भी है और साथ में शनि की तीसरी दृष्टि, केतु की 7वीं दृष्टि। तो ये लाइन से देखा जाए तो 1 2 3 4, ये तो एसेंडेंट हो गया, 5 और 6 ग्रहों की युति का जो प्रभाव है, 6 ग्रहों का जो कंजुगेशन हो रहा है, चाहे डायरेक्ट दृष्टि पड़ रही हो, साथ में बैठे हो, या इनडायरेक्ट दृष्टि पड़ रही हो, ये पूरा लगन दूषित हो जा रहा है। और उसमें भी अगर आप देखिएगा, कहा जाता है कि अगर एक साथ बहुत सारे ग्रह जुट जाते हैं तो बहुत सारी संभावना बनती है कि वो टाइम बहुत अच्छा नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए, सूर्य वैसे भी उच्च राशि में आपको दिखाई दे रहे हैं, और सूर्य जब उच्च राशि के होते हैं तो आपको एग्रेशन ले आ देते हैं। आपको हमेशा लगता है कि आप ही ठीक हैं, बाकी दुनिया के सभी लोग क्या हैं, गलत है। वो एग्रेसिव मोड हो जाता है। और सूर्य के साथ राहु ग्रहण दोष बना देगा, पितृदोष बना देता है, और साथ में यानी सूर्य को ग्रसित कर रहा है, ग्रहण दोष बना देता है। और साथ में यहाँ पर शनि की भी दृष्टि सूर्य पर होगी, पितृकारक पर होगी, पिता को कष्ट। और साथ में यहाँ पर केतु की भी दृष्टि, राहु भी साथ में बैठा, शनि की भी दृष्टि, शनि राहु केतु ये तीनों ही खराब प्लेनेट काउंट होते हैं। और आपका लग्नेश भी नीच में पहुंच जाएगा उस पीरियड में, अगर आप देखिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, कर्क मतलब 4 होता है, आगे वाले चार्ट में आप देखिएगा, क्योंकि मई और जून की बात मैं कर रहा हूँ। तो जून का जो चार्ट बनेगा उसमें आपको मंगल साथ में दिखाई देगा, यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है मंगल 4 नंबर में नीच का हो गया है, और उसी समय आपके लगन पर ऐसी कंडीशन बनी थी। तो ये समय जो रहेगा वो आपके लिए बेहद कठिनाई वाला हो सकता है। समय याद रखिएगा, 10 मई से लेके 18 अगस्त तक का जो समय है वो थोड़ा डिफ़िकल्टी वाला आपका हो सकता है, क्योंकि 10 मई को ये एंट्री करेंगे, 18 अगस्त को ये बाहर चले जाएंगे। तो मई जून का टाइम थोड़ा परेशानी वाला हो सकता है। इसमें पॉजिटिव अगर देखा जाए तो केवल लगन में सूर्य बैठा है, पंचमेश होकर लगन में बैठा है, तो विद्यार्थी वर्गों के लिए अच्छा रहेगा, प्रेम प्रसंग के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन पार्टनरशिप में किसी प्रकार का विवाद हो जाए, ये बहुत सारी संभावना यहाँ पर बन रही है कि पार्टनरशिप को लेकर किसी ना किसी बात को लेकर विवाद हो जाए। और पॉजिटिव चीज़ों में देखा जाए तो केवल विद्यार्थी वर्गों के लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। प्रेम प्रसंग के लिए समय अनुकूल हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर आप मानिए ना मानिए, मैंने भविष्यवाणी कर दिया, मई और जून का जो टाइम रहेगा आप खुद देखिएगा कितना तनावपूर्ण होने वाला है, हर जगह पर होगा। और मेष लगन में क्योंकि लगन पे पड़ेगा तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को सावधानी यहाँ पे बरतने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा हम बात करेंगे मई जून के बाद जुलाई अगस्त, अगले 2 मंथ जो होंगे वो कैसे होंगे। तो जुलाई का चार्ट आपको दिखाई दे रहा है, मेष लगन के लिए पहला लगन है और 7वां मंथ है। तो यहाँ पर जुलाई की बात कर रहे हैं। तो जुलाई अगस्त में रफली मैं बता दूं तो जुलाई में जो मैंने बताया था कि 1 जुलाई को मंगल का राशि परिवर्तन होगा, और 1 जुलाई को मंगल का राशि परिवर्तन होकर 18 अगस्त तक मंगल इसी पोजीशन पे रहेंगे। यानी इनकी जो परम नीच पोजीशन बन रही है वो 10 मई से लेकर 1 जुलाई तक रहेगी, और 1 जुलाई को ये राशि परिवर्तन करके यहाँ पर आ जाएंगे। और मंगल लग्नेश होकर पंचम में बैठना, एक त्रिकोण में जाकर बैठ जाना बहुत ही अच्छा योग बनाएगा। लेकिन साथ में ये जो टाइम रहेगा पुरानी चीज़ों से बाहर आने का समय है। मतलब जो परेशानियां थी, जो मैक्सिमम हो चुकी थी, अब उससे आप बाहर आइएगा, और बाहर आने के बाद आप बड़ी पॉजिटिव फील करेंगे। जो भी निगेटिव चीज़ें हो रही थी, जैसे मैंने बताया ना, जनवरी फरवरी आपके लिए बहुत अच्छा है, और मार्च अप्रैल की अगर बात किया जाए तो धन के लिए अच्छा नहीं है। और अप्रैल मई में तो, मई और जून वाले टाइम में तो लगन पे ही 6 ग्रहों की युति हो जाएगी, तो वो वैसे ही आपको परेशान करेगा। रेड अलर्ट पहले ही बता चुका हूँ। लेकिन फिर भी अब जितनी भी परेशानियां हो गई हैं वो थोड़ा अब कम होते हुए दिखाई देगा। प्रेम प्रसंग भी रहेगा अच्छा, और साथ में मान पद प्रतिष्ठा में बुध आदित्य योग का फॉर्मेशन भी इसी ड्यूरेशन में बनेगा, जो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। केवल जुलाई से पहले मतलब जून में एक और घटना हो सकती है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर रहेंगे और अष्टम को देखेंगे, तो वाहन चलाते समय आपको बेहद सावधानी बरतना चाहिए। लेकिन जून जुलाई ये दोनों मंथ आपके लिए फैंटास्टिक बीतने वाले, बहुत बढ़िया रहने वाले हैं। जनवरी फरवरी
एवरेज से अच्छा मैं कहूँगा। मार्च अप्रैल जो था आपके लिए, मतलब आगामी जो 2 मंथ थे मार्च और अप्रैल, वो थोड़े से तनावपूर्ण रहेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी आपको मई और जून में ही होना है। इसके अलावा जुलाई अगस्त का जो टाइम है कंपैरेटिवली कहा जाए बहुत ख़राब तो नहीं है, लेकिन पुराने टाइम से ये अच्छा समय ज़रूर आपके लिए रहेगा। अगस्त का भी आप चार्ट देख लीजिए, क्योंकि जुलाई के बाद हम अगस्त के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगस्त का जो चार्ट बन रहा है उसमें मंगल बुध शुक्र तीनों ही एक साथ बैठे हैं और बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ रही है। ऐसे कंडीशन होने पे जहाँ पर बुध शुक्र और मंगल एक साथ बैठ जाए, बृहस्पति की भी दृष्टि हो, तो सरस्वती योग का फॉर्मेशन कराते हैं। तो विद्यार्थी वर्गों के लिए पुनः एक बार बड़ी अच्छा अवसर मिला। कुल मिलाकर जो मैंने कैलकुलेशन किया है वो विद्यार्थी वर्गों के लिए, यानी मेष लगन वाले जातकों के लिए और विद्यार्थी वर्ग जो है उनके लिए बड़ी अच्छा होने वाला है। हालांकि ये समय जो है मान पद प्रतिष्ठा ये भी बढ़ेगा, इसमें भी मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है, और साथ में आय के साधन भी बढ़ेंगे। जो परेशानियां चल रही थी वो खत्म होगी, क्योंकि 18 अगस्त को आपका मंगल सीधा रोग में जाके बैठ जाएगा और सीधा विदेश को देखेगा। तो निश्चित रूप से कन्फर्म है कि स्थान परिवर्तन का योग बन सकता है। लंबी दूरी की यात्राएं करना चाहते हैं इस पीरियड में तो आप कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर मैं कहूँगा कि पूरा ये साल कम से कम अभी तक की मैं जो बात कर रहा हूँ अगस्त तक का पीरियड, स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से सामान्य से अच्छा रहेगा। प्रत्येक लगन में अगर देखा जाए तो अभी तक जो मैंने कैलकुलेशन किया है उसमें मेष में एटलीस्ट स्वास्थ्य के लिए मुझे बहुत ज़्यादा चिंता है इस साल नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन आपकी अगर मार्ग दशा चल रही है, अगर आपका समय ही खराब है तो वो बात अलग होगा, लेकिन गोचर आपके फेवर में ज़रूर जा रहा है, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा चल रहा है। इसके अलावा सरस्वती योग का फॉर्मेशन करना, धर्म के प्रति झुकाव का बढ़ना, और ये जो गुरु चांडाल दोष बना हुआ है, शनि की नीच दृष्टि है, अब ये इनके विच्छेदन का समय होगा, यानी ये अब खत्म होगा। क्योंकि अगस्त के बाद जो सितंबर आएगा, अगस्त सितंबर अक्टूबर की बात किया जाए तो सितंबर अक्टूबर में राशि परिवर्तन होगा ग्रहों का। हालांकि बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन है वो अप्रैल मंथ में ही हो जाएगा 22 अप्रैल को, और जब भी जैसे ही इसका राशि परिवर्तन होगा वैसे ही आपके लिए गुरु चांडाल योग का फॉर्मेशन भी करेगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर गुरु जो होते हैं इस डायरेक्शन में, ये प्रथम भाव में गुरु जो होते हैं दिशा बली होते हैं, और दिशा बली होने के कारण काफ़ी अच्छा प्रभाव देंगे। हालांकि एक तरफ से शनि उसको परेशान करने की कोशिश करेंगे नीच दृष्टि द्वारा, और राहु जो शनि का एजेंट है वो भी परेशान करने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पर बृहस्पति देव दिशा बली होते हैं, बड़ी पावरफुल होते हैं, और ये पावरफुल होकर फिफ्थ दृष्टि माइंड का यूज़ करेगा। जहाँ तक यहाँ पे आप लोग माइंड का यूज़ करेंगे और माइंड का यूज़ करके बहुत सारी परेशानियों को ख़त्म कर देंगे, और यहाँ पर लड़ाई करके झगड़ा करके आप जीत नहीं पाइएगा। केवल आप माइंड का यूज़ करके ही इस विपरीत परिस्थिति में जो आएगी बीच में मई जून वाला जो मैंने बोला हुआ है, वो टाइम में केवल आपको माइंड का यूज़ करना है। जितना ज़्यादा आप मस्तिष्क का अच्छा यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा होगा। एग्रेसिव होने से आप काम नहीं बना पाइएगा, एग्रेशन के कारण आपका काम बिगड़ेगा। इसलिए आप बहुत कूल होकर जो मई और जून वाला जो टाइम है, जो टफ टाइम मुझे दिख रहा है, उस टाइम को आपको निकालना होगा। इसके अलावा अगस्त के बाद, क्योंकि 18 अगस्त को मंगल का राशि परिवर्तन होगा, और यहाँ पर आपको मंगल दिख भी रहे होंगे कि सिंह में राशि में है मंगल। इसके अलावा मंगल जो यहाँ पर आपको दिखेंगे वो कन्या में चले गए, यानी 6 नंबर में चले गए। तो कन्या में जब ये मंगल जाएंगे, कन्या राशि में जब जाएंगे, तो वहाँ पर स्थान परिवर्तन, लंबी दूरी की यात्राओं का फॉर्मेशन भी ये करने की कोशिश करेंगे। बाकी ग्रहों की स्थिति यथावत बनी रहेगी। केतु सप्तम में ही रहेंगे, लगन में बृहस्पति और राहु का गुरु चांडाल योग बनेगा, और शनि जो है एकादश स्थान पर विराजमान रहेंगे। तो बाकी स्थिति ऐसे ही रहने वाली है। अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर की बात करते हैं। देखिए, सितंबर आपको पहले से भी अच्छा राहत देने वाला ये समय होगा। सितंबर का जो मंथ होगा पहले से भी अच्छा रहेगा। उसका रीज़न है बृहस्पति यहाँ पे बड़ी स्ट्रांग हो जाएंगे, और राहु धीरे धीरे राशि परिवर्तन करने के लिए, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, तो राहु वक्री होकर ये पीछे की ओर लगभग निकलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 30 अक्टूबर को इनका राशि परिवर्तन हो जाएगा। तो अक्टूबर में राशि परिवर्तन होगा,
तो सितंबर से इसका प्रभाव आपको दिखाई देगा। और गुरु का पूरा प्रभाव जो है दोनों ही महत्वपूर्ण त्रिकोण, जो पंचम त्रिकोण कहलाता है, जो नवम त्रिकोण कहलाता है, उन दोनों पर प्रभाव रहेगा। और जब पंचम और नवम दोनों त्रिकोण पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी तो निश्चित रूप से आपको अच्छा देगा। लेकिन इस टाइम में थोड़ा सा रोग की संभावना बढ़ेगी, क्योंकि बुध यहाँ पर आ जाएंगे और सूर्य तो राशि परिवर्तन थोड़ा लेट में करते हैं, 15 के आसपास करते हैं, तो थोड़ा सा न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जिनको होती है, न्यूरो की परेशानी, चमड़े की परेशानी, तो इन लोगों को थोड़ी परेशानी यहाँ पे बढ़ सकती है। अभी तक का जो टाइम था एटलीस्ट हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा दिख रहा था, लेकिन केवल सितंबर अक्टूबर ऐसा 2 मंथ दिखाई दे रहा है जिसमें हेल्थ को लेकर थोड़ी परेशानी रहेगी। और नौकरी व्यवसाय में अगर स्थान परिवर्तन की बात आप करेंगे, उसका योग जनवरी में ही बनेगा, क्योंकि जनवरी में जब शनि राशि परिवर्तन करेंगे, इस स्थान को अगर देखा जाए तो ये एकादश स्थान से द्वादश हो जाएंगे, और जब द्वादश होंगे तो वो स्थान परिवर्तन का एक इंडिकेशन भी कर देंगे, जिसके कारण कुछ ना कुछ मानसिक तनाव भी शरीर में रहेगा। लेकिन फिलहाल सितंबर का मंथ जो है कई चीज़ों से बड़ी अच्छा रहेगा। धन को लेकर सुख मिलेगा, यानी कोई फंसा हुआ धन हो तो उसको लेकर कुछ अच्छे परिणाम यहाँ पर देखने को मिलेंगे। निवेश करने का बड़ी अच्छा समय रहेगा और विदेश में जाने का भी एक अच्छा समय यहाँ पर बनेगा। शनि के साथ मंगल की जो षडाष्टक योग है वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि पापी ग्रह षडाष्टक योग अच्छा परिणाम देते हैं। तो ओवरऑल जो रिजल्ट रहेगा वो बढ़िया रहने वाला है सितंबर में और अक्टूबर में। लास्ट के 2 मंथ की बात किया जाए, क्योंकि वार्षिक राशिफल की हम बात कर रहे हैं, तो ये आपका अक्टूबर वाला था। देखिए अक्टूबर में जो मैंने वही बोला कि अक्टूबर में थोड़ा सा स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगा, लेकिन फिर भी जो टेंडेंसी रहेगी, अगर आप राहु को देख रहे हैं तो राहु यहाँ पर आपको मेष में दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर राहु जो है मीन में चला जा रहा है, यानी राहु का राशि परिवर्तन हो गया है। और ये 31 अक्टूबर तक इनका राशि परिवर्तन होकर ये बैक साइड चले जाएंगे, मीन में चले जाएंगे। और जब ये मीन में जाएंगे तो आपका केतु यहाँ पे चला जाएगा, और यही वो टाइम रहेगा जो आपके लिए बेहतरीन। केतु जो है 6वें घर में, और वहाँ पर पहले से सूर्य मंगल उपस्थित रहेंगे। सूर्य मंगल केतु जिस भाव में जाते हैं आग लगा देते हैं। अब ये आग कहाँ लगने वाला है, ये आपके 6वें घर में। रोग खत्म, ऋण खत्म, शत्रु खत्म, ये सारी चीज़ें जो है इसी मंथ में होना। अक्टूबर राहु केतु का राशि परिवर्तन एकदम से आपके लिए चमत्कार से कम नहीं होगा। राहु और केतु में केतु बहुत ज़्यादा आपको डोमिनेट यहाँ पर करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन यही राहु, क्योंकि विदेश में 12th हाउस में राहु है, और 12th हाउस में राहु का बैठना है, और साथ में शनि से द्वितीय भाव पर है, तो कुछ राहु का जो प्रभाव रहेगा, जिससे कि ऑनलाइन ऑफलाइन काम आप जो करते हैं या आप विदेशों से किसी प्रकार का जुड़ाव रखते हैं, तो उसमें एक अकस्मात पॉजिटिव न्यूज़ आपको देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल अक्टूबर की जो बात किया जाए, अक्टूबर का मंथ आपके लिए पहले ही बता दिया था कि अक्टूबर मंथ एटलीस्ट आपके लिए अच्छा यहाँ पे दिखाई देगा। अब हम अंतिम 2 मंथ की बात करेंगे, अर्थात नवंबर और दिसंबर के लिए। तो नवंबर का मंथ मैं निकाल लेता हूँ कैसा रहेगा, फिर एक लाइन में हम चेक करेंगे ये पूरा साल कैसा बीतेगा। देखिए नवंबर में जो आपका लग्नेश रहेगा वो आपके 7वें स्थान पे चला जाएगा, और ये लगभग 16 नवंबर के आसपास का डेट होगा जहाँ पर ये राशि परिवर्तन करेंगे मंगल। और मंगल देव 7वें स्थान पर रहेंगे, सूर्य के साथ रहेंगे, तो थोड़ा सा पारिवारिक जीवन में तनाव हो सकता है, पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं उसमें तनाव हो सकता है। लेकिन इसके अलावा जो शुक्र है वो भी नीच अभिलाषी रहेगा। जीवन साथी के साथ कुछ ना कुछ परेशानियां यहाँ पर लगी रहेगी, और कुछ टाइम तक जो है शुक्र केतु की भी युति होगी, तो बहुत संभावना है, क्योंकि ये रोग ऋण शत्रु में लिटिगेशन वाले पार्ट में चले जाएंगे, तो यहाँ पर किसी प्रकार का आप पर आरोप लग सकता है, किसी प्रकार की निगेटिविटी हो सकती है। तो बेहद रूप जब भी कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन करें या किसी फीमेल वर्कर के साथ काम करें तो बेहद सावधानी बरतिएगा, नहीं तो यहाँ पर जैसे ही शुक्र यहाँ पर जाएंगे केतु के साथ युति बनाएंगे, और 7वें स्थान पर जो है पावरफुल प्लैनेट्स बैठ जाएंगे जो कि फायरी एलिमेंट्स कहलाते हैं, जहाँ बैठते हैं उसका नाश करते हैं। तो इस वाले पोजीशन पे, यानी जीवन साथी के स्थान पर, पार्टनरशिप वाले स्थान पर ये परेशान करने की कोशिश करेंगे। तो नवंबर का जो मंथ है केवल यही मुझे दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सावधानी बरतिएगा, लेकिन
मन जो रहेगा धार्मिक रहेगा, धार्मिक प्रवृत्तियां जो रहेंगी आपकी बढ़ेंगी। अब अंतिम मंथ में यानी दिसंबर का महीना क्या कहता है वो भी देख लेते हैं। देखिए दिसंबर के मंथ में एक चीज़ तो क्लियर है कि शुक्र सप्तम में चला जाएगा। सप्तम शुक्र स्वगृही हो गया, अपने घर में हो गया, कारक स्थान पे हो गया, तो बहुत अच्छा योग बना देगा, मालव्य योग बना देगा और ये योग बड़ी अच्छा रहेगा। दो शुभ ग्रह केंद्र में रहेंगे, एक दूसरे को देखेंगे तो हर प्रकार की सुख सुविधाओं से परिपूर्ण रहेगा अंतिम ये। इसके अलावा केतु रोग में रहेंगे, रोग नहीं होने देंगे, लेकिन शनि मंगल का ये योग जो रहने वाला है, हालांकि अपने ही घर में मंगल रहेंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन परिवार में और वार्तालाप करते समय एग्रेशन बढ़ सकता है। लेकिन फिर भी जिनके विवाह नहीं हुए थे उनके विवाह का योग भी सप्तमश जो शुक्र रहेगा वो करेगा। और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पर इनकम बढ़ना, प्रमोशन होना, इन सभी की बहुत सारी बातें स्टार्ट हो जाएंगी और आगे चलकर ये कन्वर्ट होंगी। तो अब अगर मैं देखूं कि ये पूरा जो आपका 2023 है वो कैसा बीतने वाला है, तो 2023 में एक चीज़ तो मैं कन्फर्म हूँ कि धन को लेकर प्रारंभिक जनवरी फरवरी कहा जाए, ओवरऑल जनवरी फरवरी तो एवरेज से अच्छा है, खराब नहीं मैं कहूँगा। मार्च अप्रैल की बात किया जाए तो मार्च अप्रैल में थोड़ी थोड़ी परेशानियां बढ़ेंगी। उसके बाद अब मई और जून की बात किया जाए तो मई जून में सबसे ज़्यादा परेशानियां रहेंगी, क्योंकि हर तरीके की परेशानियां मई जून में आपको देखने को मिलेगा। जुलाई अगस्त आते आते फिर आपकी जितनी परेशानियां हो चुकी थी अब वो परेशानी खत्म होगी, पॉजिटिव मोड में आप जाइएगा। और सितंबर अक्टूबर तक आते आते और राहु केतु का जो राशि परिवर्तन रहेगा वो आपके लिए सर्वाधिक अच्छा रहेगा। और अंत में जब नवंबर दिसंबर आएगा तो वो आपके लिए बिजनेस डील के लिए अच्छा, हर तरीके से अच्छा। लेकिन नवंबर में पारिवारिक जीवन में कुछ ना कुछ तनाव देखने को मिलेगा और आपको बेहद सावधान रहना चाहिए। दिसंबर मंथ में केवल एग्रेसिव होने से आपको बचना चाहिए। तो ये था, देखिए जो कैलकुलेशन जो किया गया है केवल आपके लगन के आधार पे किया गया है और एक्चुअल जो प्रेडिक्शन होता है वो आपकी जन्म तिथि के आपका जो जिस समय जन्म हुआ था, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, टाइम ऑफ बर्थ है, प्लेस ऑफ बर्थ है, उसके अकॉर्डिंग जो प्लानिटरी पोजीशन है उससे एग्जैक्ट निकाला जा सकता है। ये केवल गोचर का परिणाम है, आप इसको भी गलत नहीं कह सकते। इसका प्रभाव तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन आपका जो एक्चुअल प्रभाव रहेगा वो आपकी वर्ष कुंडली से होगा। तो इसको आप अंतिम परिणाम मत मानिएगा। और अधिक जानकारी के लिए निश्चित रूप से नीचे दिए गए डिस्प्ले में जो नंबर दिखाई दे रहा है आपको उस नंबर पर ज़रूर कॉल करना चाहिए अगर परामर्श लेना चाहते हैं। और अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।